हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष चार्ल्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का सैम्पल पेपर 2025 वाला, जो सीबीएसई का भी लेटेस्ट वाला आया था, उसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और अभी 25 को एग्ज़ाम होने जा रहा है। बिना टाइम वेस्ट करते समय क्वेश्चन पेपर पे बात करते हैं। तो जो सीबीएसई ने आपको नया पैटर्न दिया है, उसमें आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पे सबसे पहली चीज़ कि आपके 3 सेक्शन आने हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन बी वाला पोर्शन आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। जब अब आप सेक्शन ए करोगे स्टार्ट, तो पहले जो बायो वाला पोर्शन आएगा आप उसको कंप्लीट करोगे, देन आप केमिस्ट्री ही करोगे, देन आप फिजिक्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन बी के जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं आपके, वो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट होने वाले हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दे जाएंगे, मैं आपके सामने ऐसे ही पढ़ लेता हूँ। उसने आपको 2 इक्वेशन दी है, Fe2O3। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा हमें स्पीड में चलना पड़ेगा। 25 को आपका एग्ज़ाम भी है। Al2O3 प्लस PFE प्लस हीट, देन एग्जाम्पल 2 C4H10 प्लस 13O2 गिव्स 8CO2 प्लस QH2। ये दो रिएक्शन दिए इसने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। इसने कहा जो इसमें P और Q की वैल्यू है उसे फाइंड कर लो, वो फाइंड कर लेंगे। और ऊपर से उसने आपको ABCD करके 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन आपको क्वेश्चन पेपर में दिख ही रहे होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। फिलहाल P और Q पे बात करते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन पे। तो यहाँ पर जब भी रिएक्शन को बैलेंस करना है और उस बैलेंस करने में आपको P और Q की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी रिएक्शन बैलेंस करना होता है आपके पास, तो केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का क्वेश्चन है। और जब हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं। जैसे ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में चेक करते हैं। उनके अलावा बाकी एलिमेंट्स को हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे Fe के यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे Fe के कितने होने चाहिए, 2 राइट साइड में। तो यहाँ पे P की वैल्यू 2 होगी, तो आयरन बैलेंस होगा। एल्यूमिनियम के 2 है, यहाँ भी एल्यूमिनियम बैलेंस है। ऑक्सीजन के 3 है, पहले से ऑक्सीजन बैलेंस है। तो आयरन के लिए P की वैल्यू जब 2 होगी तभी Fe बनेगा और रिएक्शन विल बी बैलेंस। दूसरी बात इसने ये दिया है आपके पास कि यहाँ पर देखो ये C4H10 है। शायद आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पूछा नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि C4H10 आपको समझ में आना चाहिए। ये एक हाइड्रोकार्बन है, पहली बात तो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। CnH2n+2 वाले फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है। n की वैल्यू 4 है, 4 2Z+2। ये ब्यूटेन है, और ब्यूटेन का यहाँ पर कंबशन हो रहा है। जब भी हम एल्केन या हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो CO2 और H2O बाहर हो जाती है। चलो फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कार्बन के 4 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं। 26 है, ये 13 2 26, और हाइड्रोजन के 20 है। यहाँ पे तो कार्बन के 6 8 हो गए, कार्बन बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन के मेरे पास यहाँ पे कितने होने चाहिए, 20। और 20 होने के लिए जब Q की वैल्यू 10 होगी, 10 H2O होगा, तब हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होने वाली है, 20 हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 10 ऑक्सीजन ये है और 16 ये है, तो 16 + 10 26, और इधर भी ऑक्सीजन के 26 हो गए। तो P और Q की वैल्यू ये हो गई। फिर इसने आपसे जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसने पहले ऑप्शन में आपसे बोला है P और Q की वैल्यू आपको पता चल गई। तो P = 2 और Q = 10 इसने 2 ऑप्शन में दिया है। C और D वाले ऑप्शन में दे रखा है कि P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 10। P = 2, Q = 10। C ऑप्शन भी है, D ऑप्शन भी है। इसका मतलब ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। फिर इसने लेकिन ये बोला कि ओनली इक्वेशन 2 इज रिडॉक्स रिएक्शन, केवल ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये नहीं है। और दूसरे में डी वाले ऑप्शन में बोला है कि दोनों ही रिडॉक्स रिएक्शन है, बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 आर रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहली बात, आयरन जो है, यहाँ पे आयरन की जिंदगी से ऑक्सीजन जा रहा है, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन मिल जा रहा है। तो यहाँ पे इसने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किया, तो आयरन का तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि आयरन की जिंदगी से ऑक्सीजन चला गया। लेकिन एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन ले लिया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये भी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब साथ साथ होता है तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सी ऑप्शन था कि केवल यही रिडॉक्स है। डी ऑप्शन है कि दोनों रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, बोथ रिडॉक्स होगी। मतलब ये तो रिडॉक्स है ही, तो और तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। और सबसे पहली बात, यहाँ पे कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आने वाला है यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में आता है, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में +4 में आता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -2 हो जाता है। पर क्लास 10th में आपको ऑक्सीडेशन नंबर पे वाली बात समझ नहीं आ पा रही होगी। तो देखो, 2 ऑप्शन थे। इसने कहा ये रिडॉक्स, दोनों रिडॉक्स है या फिर यही रिडॉक्स है। ये तो पता भी नहीं चल रहा कि रिडॉक्स है क्लास 10th के हिसाब से, वैसे 11 12 में पता चल जाता है। तो कोई भी कंबशन रिएक्शन होती है, याद रखना कि वो रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है। और दूसरी बात ये जो ये है, ये तो पक्का अभी दिखा दिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, तो केवल डी ही ऑप्शन हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं आपके पास। मैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आपके पास टाइम भी बचा हुआ कम है
और आपका एग्जाम 25 को है और इस टॉपिक पे बात करने का कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। इसने नेक्स्ट बोला है, हाँ, मेटल के ऑक्साइड के लिए पूछ रहा है या ऑक्साइड्स के लिए बोल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं। तो इसने ए ऑप्शन बोला कि Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, और चौथा ऑप्शन इसने डी ऑप्शन दिया है सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इसने पहला बोला कि Al2O3 जो है वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये HCl से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी रिएक्ट कर रहा है NaOH से, ये। और ये कह रहा है कि ये मेटल का ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl एंड NaOH, ये NaOH से भी रिएक्ट कर दे रहा है। पर अगर ये मेटल का ऑक्साइड है तो ये बेसिक होगा, तो इसको सिर्फ एसिड से रिएक्ट करके ही सॉल्ट का फॉर्मेशन करना चाहिए। ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में इसने आपको ऑप्शन दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद एसिड और डज नॉट रिएक्ट विद बेस, क्योंकि ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक होगा, बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप फिलहाल ऐसे ट्रिक याद कर लो, Zn और Al2O3, जिंक और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो दोनों के दोनों एम्फोटेरिक स्पीसीज होती हैं। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो ये जब एसिड की तरह बिहेव करेगा तो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा, एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा तो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट, बेस की तरह रिएक्ट करेगा तो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट। तो इसका मतलब जो एम्फोटेरिक है वो एसिड और से भी रिएक्ट कर सकता है, बेस से भी, ये भी एम्फोटेरिक है, तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट वन एंड थर्ड वन बोथ कैन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, तो इसलिए बी ऑप्शन शायद इसका हो जाता, क्योंकि इसने बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। बी ऑप्शन में दिया है कि फर्स्ट और थर्ड एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर लेंगे। तो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एम्फोटेरिक स्पीसीज हैं, मेटल एंड नॉन मेटल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने आपको कहा पी और क्यू दो ट्यूब्स हैं, इन दोनों ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपको फिल कर दिया, ठीक है। इसने 19 नंबर के क्वेश्चन में बोला कि पी और क्यू में आपने एक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, दो ट्यूब दे दी, और इसमें इसने बोला है कि आपने इसमें आयरन पुट कर दिया। तो मैं देखो ये ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन है, पर उसने इस तरीके से सजा के क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि मुझे पढ़ना ही नहीं आता। तो जब आप Fe की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराते हो तो आपको अच्छा से पता होगा कि एक रिएक्टिविटी सीरीज काम करती है, ले के कान्हा बारात मज़े से आला मन जन कर फेंक दे निगाहें सुंदरी कोई प्यार भरी हाइड्रोजन और सियापा। सियापा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CIAHPA। और ट्रिक याद करने के लिए ऊपर वाले जो होते हैं आसान भाषा में ऊपर वाले मोर रिएक्टिव होते हैं और तो नीचे वाले लेस रिएक्टिव होते होंगे। ऊपर मतलब जैसे ऊपर से नीचे चल रहा हूँ, ये ऊपर नहीं, एक्चुअली ये नीचे था, नीचे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिख दिया मैंने। और ट्रिक से याद करने के लिए ले के का ना बारात मज़े से आला मन जन कर फेंक दे निगाहें सुंदरी कोई प्यार भरी हाइड्रोजन और सियापा। एक बार प्यार मोहब्बत हो जाए उसके बाद सब सियापा ही हो जाता है, तो हाइड्रोजन के बाद सियापा। अब इसमें से आपके पास देखो Fe मेटल ये है आयरन फेंक दे वाला, और कॉपर सल्फेट में कॉपर नीचे आ रहा है और सिल्वर भी नीचे आ रहा है। इसका मतलब ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन कैसे होती है, ये इसको डिस्प्लेस करा देगा और बनाएगा FeSO4 प्लस Cu को अलग कर देगा। दूसरा बोला है आपको कि Fe मिला रहे हो आप AgNO3 के सॉल्यूशन में, उसने कहा आयरन नीडल को P और Q सॉल्यूशन में डाल दिया, P में ये भरा हुआ था Q में ये भरा हुआ था, तो क्या होगा। तो बेसिकली जब Fe की रिएक्शन AgNO3 से कराई जाएगी तो ये FeNO3 का होल ट्वाइस बना देगा, क्योंकि आयरन की वैलेंसी 2 होती है और 2Ag बाहर हो जाएगा, मतलब दोनों ही सॉल्यूशन में रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है ये, तो ब्लू या आयरन के ऊपर इसकी थोड़ा सा ब्लू कलर की आयरन की सरफेस पे लग जाएगी, जो कि आयरन रेड मतलब ब्राउन से कलर का रहता है। तो इस पे क्या होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों में ही पॉसिबल हो जाएगी। उसने कहा कि पी में रिएक्शन हो जाएगी, क्यू में नहीं होगी, क्यू में हो जाएगी, पी में नहीं होगी, ऐसे ऑप्शन बना के दे रखे हैं, आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। पर मेनली ये है कि दोनों में ही रिएक्शन हो जाएगी। तो सिल्वर की लेयर आयरन के ऊपर चढ़ जाएगी, कॉपर की लेयर आयरन के ऊपर चढ़ जाएगी, तो दोनों में ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। तो ये सब क्वेश्चन इस ट्रिक से लगते हैं और ये सीरीज से लगते हैं और आपको सीरीज ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं 20th नंबर के क्वेश्चन पे। मिथाइल ऑरेंज जो कि एक डाई होती है, डाई वो होती है जो कलर देती है, और ये एक इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एसिड और बेस की पहचान करने के लिए यूज़ किया जाता है। एसिड बेस सॉल्ट का ही क्वेश्चन है। तो मिथाइल ऑरेंज में जब हम एसिड मिलाते हैं तो ये रेड कलर का सॉल्यूशन बनाता है एसिड में,
और अगर मैं कोई बेसिक सॉल्यूशन है, उस बेसिक सॉल्यूशन में मैं मिथाइल ऑरेंज डाल दूंगा तो ये येलो कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करता है। कलर पे ज़रूर सवाल पूछा जाता है, एक तो सवाल आ ही जाता है कलर वगैरह पे। और एक क्वेश्चन टर्मरिक के लिए पूछा जाता है। तो टर्मरिक जब एसिड सॉल्यूशन में या न्यूट्रल सॉल्यूशन में मिलाई जाती है तो ये आपकी येलो कलर की ही टर्मरिक होती है, और टर्मरिक का कलर एज इट इज़ बना ही रहता है। लेकिन टर्मरिक को कभी बेस में मिला दें, या वो आपसे बोले कि टर्मरिक को सोप में मिला दिया जाए, क्वेश्चन पूछा नहीं है, ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया आपका, मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ। तो टर्मरिक में जब साबुन में लगाते हैं, साबुन जो कि बेसिक होता है, तो वो कई बार रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए कपड़ा लाल वाल होने लग जाता है। 20 पहला ऑप्शन दिया सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 होता है, दूसरा दिया एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और एक दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, और एक दिया है NaOH। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो आपको पता ही होगा, जिसका pH 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से कम वाले एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, 7 से ज़्यादा वाले बेसिक सॉल्यूशन होते हैं। इस एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल वाले सॉल्यूशन में ये दोनों के दोनों एसिड हैं, तो इसका मतलब pH 7 से कम ही होता होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था किसका pH वैल्यू हाईएस्ट आएगा, तो इन दोनों से तो कम ही आता होगा, क्योंकि बेसिक है तो बेसिक का pH यहाँ पे आता होगा। इन दोनों में मैं बता दूं आपको कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, MgOH का होल ट्वाइस भी बेस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड बेस जो है, स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो NaOH है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो जो जितना ज़्यादा बेसिक होगा उसका pH वैल्यू उतना ही ज़्यादा आता है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। MgOH का होल ट्वाइस नहीं होगा, बाकी तो दोनों एसिड थे उनके pH 7 से कम रहे होंगे। व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर CaOH के होल ट्वाइस को कहते हैं, ये ऐसे पैदा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिला देते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। लाइम वाटर कह रहे हैं आपके पास यहाँ पे CaOH2O का होल ट्वाइस। तो फिलहाल वो कह रहा है कि जब लाइम वाटर में CO2 पास कराई जाती है, वो भी एक्सेस अमाउंट में, क्वेश्चन में मेंशन किया है आपको कि एक्सेस अमाउंट में मिला रहा हूँ, तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि जब इसमें कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो पहले तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि वाइट कलर का PPT बनता है और वो नीचे जम जाता है, जिसकी वजह से ये मिल्की हो जाता है सॉल्यूशन, अगर मैं नॉर्मल अमाउंट में CO2 ऐड करता हूँ तो। लेकिन उसने बोला था एक्सेस अमाउंट में मिलाना है, मतलब और ज़्यादा मात्रा में आपने CO2 मिला दिया, तो H2O भी बाहर हुआ होगा यहाँ पे, ये और ये बना होगा, पर आप एक्सेस अमाउंट में CO2 ऐड कर रहे हो। तो जब ये बनाते हो तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्म करता है, जो कि डिजॉल्व हो जाता है, जो कि सॉल्युबल होता है। और ये वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट पहले बना था वो इनसॉल्युबल था, इनसॉल्युबल था इसलिए प्रेसिपिटेट बना के नीचे जम जाता है बीकर में या टेस्ट ट्यूब में हमारी। लेकिन अगर मैं इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 बनाता हूँ तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, जो कि पानी में सॉल्युबल हो जाता है। तो अगर पानी में सॉल्युबल हो जाता है तो वो डिजॉल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। तो उसने आपसे क्या क्या पूछा था मैं आपको बता दूं, व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर द मिल्कीनेस विल डिसअपियर। तो पहले तो मिल्कीनेस आएगा, क्योंकि जम जा रहा था तो नीचे वाइट कलर का PPT बन जा रहा था, मिल्की हो जा रहा था। लेकिन जब एक्सेस मात्रा में CO2 ऐड किया जाता है तो ये खत्म होकर ये पैदा हो जाता है, जो कि पानी में सॉल्युबल हो जाता है। तो जब चीज़ सॉल्युबल हो जाएगी तो उसका मिल्कीनेस जो जमा हुआ था वो भी गायब हो जाएगा, सॉल्युबल हो गया होगा, ट्रांसपेरेंट टाइप हो गया होगा, इसलिए जो इसका मिल्कीनेस होता है वो रिमूव हो जाता है। तो उसने बोला था ऐसा क्यों रिमूव हो जाता है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट से काई में कन्वर्ट होने लग जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में होने लग जाता है जब CO2 एक्सेस मात्रा में मिलाई जाती है। 23rd नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन द रिएक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को आप सोडियम सल्फेट में मिला रहे हैं तो क्या पैदा होगा, क्या बनेगा, व्हाट विल बी फॉर्म व्हेन बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन इज कंबाइंड विद बेरियम सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जब आप इसको इसमें मिलाते तो क्या फॉर्म होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो आपका ये यहाँ हटेगा, इसकी ज़िंदगी से जाना, इसका ज़िंदगी में आना, तो आपका फॉर्म होगा बेरियम सल्फेट और बन जाएगा आपका 2NaCl। तो 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन BaSO4 का है, तो उसने बोला था क्या फॉर्म होगा, बेरियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। अब आप इसके ऑप्शन देखेंगे तो इस ऑप्शन में आपके पास बेरियम सल्फेट भी दे रखा है, NaCl भी दिया हुआ है आपका ऑप्शन में, डी ऑप्शन ये भी दे रखा है, और आपका ए ऑप्शन बेरियम क्लोराइड दे दिया, बी ऑप्शन बेरियम सल्फेट दे दिया, सी ऑप्शन आपका क्या भी दिया हुआ है, Na2SO4 भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन की लाइन ढंग से पढ़ें, ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो बेरियम सल्फेट होता है वो PPT बनाता है, वो भी वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। उसने पूछा नहीं है पर पूछ भी सकता है कैसे कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, तो ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला था द एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्ड विल बी, एक्वस सॉल्यूशन बनना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वो लिक्विड फॉर्मेट में बनना चाहिए, ये तो सॉलिड बन के प्रेसिपिटेट बन के नीचे जम जाएगा,
इसलिए आपका जो ऑप्शन होना चाहिए वो, ये तो प्रेसिपिटेट बनाता, आंसर ये भी सही था लेकिन ये तो प्रेसिपिटेट बना देगा, लेकिन एक्वा सॉल्यूशन बोला था जो डिसॉल्व हो जाए, इसलिए आपका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर दोनों दिया होता तो मतलब बी और डी दोनों दिए होते तो दोनों ऑप्शन हो जाता, पर फिलहाल उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला था कौन सा एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, इसलिए आपके पास आंसर डी ही होगा, बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर आपको दो एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन दे दिया है 24 नंबर का। एसर्शन रीजन में इसने बोला C4H8 C4H6 C4H10 आर द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, जबकि C4H8 C4H6 और C3H4 और C2H4 C2H2 ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं और ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। तो एसर्शन में बोला ये चारों तीनों के तीनों होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। आपको पता होगा कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जिसमें एक कार्बन या CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट सेम रहती, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, वो आपकी होमोलोगस सीरीज कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ ये मीथेन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, n की जगह 1 2 3 4 लगाऊंगा तो 1 लगाऊंगा तो ये फॉर्मूला बनेगा, 2 लगाऊंगा तो C2H6, 3 2 6 + 2 C3H8 C4H10, ये एल्केन की होमोलोगस सीरीज है, एक एक कार्बन इंक्रीज करने में लगा है। और खोल के शो करूं तो आपका ऐसा दिखाई देगा, इसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज। लेकिन होमोलोगस सीरीज में एटलीस्ट एक एक कार्बन बढ़ना चाहिए, CH2 बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नंबर ऑफ कार्बन सेम ही है, 4 4 4 है, तो इसलिए होमोलोगस सीरीज तो हो नहीं सकती, इसलिए ए इज फॉल्स। अब बी आर जो रीजन दिया है इसने बोला C4H8 C4H8 दो बार लिख दिया आई थिंक, C4H8 C4H6 C3H4 ये सब अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, एल्कीन और एल्काइन। C4H8 क्या ये CnH2n एल्कीन के फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब ये ब्यूटीन है, एल्कीन है। C4 4 2 8 -2 करने पे 6 आएगा, इसका मतलब ये ब्यूटाइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन है। C3H4 है, 3 कार्बन 3 2 6 -2 तो ये प्रोपाइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन है। C2H4 ये एथीन है और C2H2 इथाइन है, तो ये सबके सब एल्कीन एल्काइन है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, तो इसलिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो आर जो है वो ट्रू है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए इज फॉल्स वाइल आर इज ट्रू। स्क्रीनशॉट ले लें या एक ही बारी में कहीं नोट बना के लिखते रहें, मैं रब करके आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट बढ़िया बेहतरीन सवाल पे बात करते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, उसने आपको एक स्टैंड लगा दिया और इसमें बोला कि एल्यूमिनियम की वायर आपने लटका दी, फिर इसने बोला कि आपने यहाँ पर एल्यूमिनियम की वायर है, हाँ ये, फिर इसने बोला कि आपके पास एक स्टैंड में एक एल्यूमिनियम की वायर है, इवन डायग्राम भी बनाया, क्वेश्चन दिख ही रहा होगा आपको। तो इसने यहाँ पर एक पिन लगाई, मेटल की कोई पिन रही होगी, और उसके ऊपर से इसने वैक्स से लगा दिया ताकि वो पिन लगाऊंगे पिन नीचे ना गिर जाए, तो ये पिन लगी हुई है और पिन को इसने वैक्स से कवर कर लिया। फिर इसने यहाँ पे एक नीचे बर्नर रखा हुआ है और ये आग लगा रहा है, इसे गर्म कर रहा है। तो इसने क्वेश्चन ये बोला कि जब इसे गर्म करूँगा तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, पिन यहीं रहेगी, नीचे गिर जाएगी, फॉल हो जाएगी, क्या होगा। अब ये क्वेश्चन जब तक आपने पढ़ा नहीं होगा तब तक शायद आप रीजनिंग लगा ना पाओ और क्वेश्चन आपसे लगे ना, वैसे तो आसान सवाल है बट फिर भी ये हो जाता है कि पता नहीं चल पाता बच्चों को, बढ़िया सवाल है। तो जब आपने इसे गर्म किया तो एल्यूमिनियम जो मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं मेटल्स, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो जब मैं इसे ये गर्म करूँगा, हीट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे होंगे और हीट भी कंडक्ट कर रहे होंगे, तो ये गर्म हुआ होगा तो हीट कंडक्ट होगी और हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर ट्रांसफ़र होती है, ऐसा थर्मोडायनामिक कहता है। तो हीट यहाँ से यहाँ पहुँच रही होगी, तो यहाँ पहुँचेगी तो वैक्स क्या होने लग जाएगा, पिघलने लग जाएगा, और जब वैक्स पिघलेगा तो ये जो पिन थी वो नीचे ड्रॉप हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन तो ये था, तो उसने कहा था पिन के साथ क्या हुआ है, वहीं रहेगी, नीचे गिर जाएगी, क्यों गिर जाएगी, ये सब पूछ रहा था। क्यों गिर जाएगी, क्योंकि हमने इसे गर्म किया, जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी अभी हमें काम करनी है इसलिए हम बात नहीं कर रहे, हीट का कंडक्टर होता है। तो जब मैं इसे ये वाला हिस्सा गर्म करूँगा एक साइड, तो वो हीट इधर भी ट्रांसफर होगी, जिसकी वजह से एक टाइम होगा कि वैक्स पिघल जाएगी और पिन नीचे गिर जाएगी। अब इसने इस क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया कि उसने कहा कि अगर मैं एल्यूमिनियम की जगह सिल्वर ले लूँ तो क्या इस एक्सपेरिमेंट में कोई फ़र्क पड़ेगा। यहाँ एल्यूमिनियम की जगह आप सिल्वर वायर ले ली इसने, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। सिल्वर जो होता है वो हीट का कंडक्टर, बेटर कंडक्टर होता है, मतलब एल्यूमिनियम से भी बेटर कंडक्टर होता है,
तो पिन जो है, जो एल्यूमिनियम के केस में गिर रही थी, वो सिल्वर के कंपैरिजन में और जल्दी नीचे गिर जाएगी, क्योंकि सिल्वर बहुत बढ़िया हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो हीट बहुत जल्दी से कंडक्ट करेगा, जिसकी वजह से वैक्स जल्दी पिघल के नीचे गिर जाएगी। फिर इसने एक क्वेश्चन को और ऐड किया है, आपको क्वेश्चन दिख ही रहे होंगे, मैं क्वेश्चन पे ज़्यादा बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, यहाँ पे एडिट कर लेंगे हम। तो जब उसने कहा कि अगर मैं इसे गर्म करूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि एल्यूमिनियम की जो वायर है वही पिघल जाए, वही नीचे गिर, मतलब वो पिघल के नीचे गिरने लग जाए एल्यूमिनियम। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो बर्नर से आप इसे आग दे रहे हो, और एल्यूमिनियम का जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 660 के अराउंड होता है, 660 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 650 700 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो ये इसकी जो हीट है वो इतनी ज़्यादा कभी भी नहीं होगी कि वो 600-700 से ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा दे दे और ये एल्यूमिनियम ही पिघलने लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्योंकि हम उसके मेल्टिंग पॉइंट तक रीच नहीं कर पाएंगे, इसलिए एल्यूमिनियम की वायर नहीं पिघलने वाली। अब इसने फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बढ़िया सवाल है। 26 पे बात कर रहे हैं। अच्छा, 26 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, एक एलिमेंट है, कौन है पता नहीं कौन है, उसने कहा एक्स है, कोई एलिमेंट है एक्स। फिर उसने कहा उस एक्स को हम स्टोर करके रख रहे हैं कैरोसिन में। क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्वेश्चन यहाँ पे एडिट कर देंगे। एक एलिमेंट है एक्स जिसे कैरोसिन में रख रहे हैं, और फिर आगे इसने बोला कि इट कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये लाइन ध्यान रख लेंगे कि एक एलिमेंट है जिसे कैरोसिन में स्टोर करके रखा है, और वो एक रिड्यूसिंग एजेंट से इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कराया जा सकता। फिर तीसरी बात इसने बोली कि क्या हम उसे पानी में रख सकते हैं या नहीं रख सकते, रख सकते हैं तो क्यों, नहीं रख सकते तो क्यों नहीं, और उस एलिमेंट एक्स को आइडेंटिफाई करो कौन है वो, और उसे कौन सी टेक्निक से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, एक्सट्रैक्शन टेक्निक कौन सी होगी। तो 3-4 क्वेश्चन बना के इसने से रिलेटेड आपको दे दिए। सबसे पहली बात, जहाँ पे भी कैरोसिन के बारे में बात आई, सोडियम जो होता है, अभी मैंने आपको सीरीज लिखाई थी याद करने के लिए, ले के कहा नहा, बारात मजे से आला, मन जन कर फेंक दे निगाहें सुंदरी, कोई प्यार भरी, हाइड्रोजन सियापा। ये हमने एक सीरीज़ याद कराई आपको। तो हमने आसान भाषा में हिंदी में लिखा रहे हैं बढ़िया ढंग से। ऊपर वाले मोर रिएक्टिव होते हैं। ऊपर मतलब जैसे अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूँ तो ये ऊपर है, ये मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, इसके कंपैरिजन में ये मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव, ऐसे करके याद रख लेंगे। और ऊपर वाले बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये भी याद रख लेंगे। तो नीचे वाले बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं या घटिया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो अब एक्चुअली में जो उसने सबसे पहली बात, तो ये जो सोडियम मेटल पे ही बात चल रही है, वैसे वो एक्स कैरोसिन, आपकी पूरी किताब में कैरोसिन में जिस मेटल को स्टोर करके रखते हैं वो सोडियम मेटल ही होता है। सोडियम मेटल काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, सीरीज में काफ़ी ऊपर आता है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, बाकी बहुत सारे एलिमेंट से ऊपर आता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाता है, हवा में खुला नहीं छोड़ सकते, और एक्सप्लोजिव टाइप नेचर का होता है, पानी में नहीं रख सकते, पानी में वो ब्लास्ट करने लग जाता है, एक्सप्लोजिव होने लग जाता है। पहली बात, इसे कैरोसिन में रखा जाता है, इसका मतलब पक्की बात होगी सोडियम ही होगा वैसे तो। फिर उसने बोला रिड्यूसिंग एजेंट से इसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। पहली बात तो मेटल नेचर में जो भी चीज़ें जिस भी रूप में पाई जाती हैं उसे मिनरल्स कहते हैं। जिन मिनरल का प्योरिफिकेशन करके हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उन मिनरल्स को ओर्स कहते हैं। फिर उस ओर्स में हमारे पास जो सिलेबस है, ओर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 3 मेटल है, मेथड है। इलेक्ट्रोलिसिस से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर मिडिल रिएक्ट एक होते हैं जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, उनको इस तकनीक से अलग किया जाता है। मिडिल रिएक्टिव टेक्निक है जिसमें हमारे पास 2 चलती हैं, वो चलता है आपका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस 2 प्रोसेस हैं, और जो लीस्ट रिएक्टिव प्रोसेस होती हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए रोस्टिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, उसे इसलिए कैरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है, इसका मतलब वो एक्स होगा, एक्स मतलब सोडियम होने वाला है। और रिड्यूसिंग एजेंट से उसे रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि क्या होता है कि सोडियम काफ़ी ऊपर आता है सीरीज में, ये खुद ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये किसी दूसरी रिड्यूसिंग एजेंट से एक्सट्रैक्ट नहीं करा सकते हम।
उसने कहा कि क्या इसे रिड्यूसिंग एजेंट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स खुद में ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ये खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो किसी दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट से हम इसे एक्सट्रैक्ट नहीं करवा पाएंगे। तीसरी चीज़, क्या इसे पानी में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, क्योंकि वाटर के साथ ये काफ़ी एक्सप्लोजिव हो जाता है। फिर इसने कहा कि अगर इसे इस टेक्निक से तो हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसे कौन सी टेक्निक से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये हाईली रिएक्टिव वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस से ही एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें सोडियम और क्लोरीन मिल जाएगी। अगर मैं इसे बैलेंस करने के लिए ऐसे कर दूँ तो हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करके इसको इलेक्ट्रोलिसिस की टेक्निक से सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन। अमृता कोई लड़की का नाम है, पता नहीं कौन है। अमृता इलेक्ट्रोलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर यूजिंग द सेटअप शोन इन फिगर। इस डायग्राम में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। उसने आपके पास एक बीकर ले रखा है या जग बना दिया उसने। उस जग में या बीकर में उसने 2 रॉड डाल दी है, एनोड और कैथोड की, और यहाँ उसने इलेक्ट्रिक करंट भी दे रखा है। तो एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज रहता है। और इसने इसके अंदर जो है वाटर भरा हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद वाटर जनरली H+ और OH नेगेटिव में टूट रहा होगा। तो जो OH नेगेटिव वाला जो है वो एक्चुअली H2O हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता होगा। O नेगेटिव और H+ टाइप वाला मामले में ऐसे टूट रहा होगा, 2H+ और O2 नेगेटिव में ऐसे ब्रेक डाउन हो रहा होगा। तो ये पॉजिटिव वाला कहाँ मूव करना चाहिए जनरली, कैथोड में, और ये नेगेटिव वाला कहाँ मूव करना चाहिए, एनोड में। तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलनी चाहिए और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलनी चाहिए। मैंने अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं, ये मिलना चाहिए। तो अमृता ने एक्सपेरिमेंट किया। सी वॉज एक्सपेक्टिंग 2 गैसेस। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई 2 गैसेस होंगी। वो कौन कौन सी होगी, मैंने आपको बता भी दी कि ये होगी। तो किस वाली गैस को कहाँ पर एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, ऐसे ही कुछ इसने आगे क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन में पूरा पढ़ लेता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन वैसे आपको दिख भी रहा होगा। हाँ, सडनली शी रियलाइज द बल्ब इन द सर्किट इज नॉट ग्लो। उसने रियलाइज़ किया अचानक से कि बल्ब जलेगा नहीं। यहाँ पे बल्ब जो जलना था, यहाँ पे इसने ये है सिस्टम में जो वोल्ट मीटर मतलब करंट देने के लिए जो बैटरी लगा रही है, इस बैटरी से आपके पास यहाँ पे एक बल्ब भी लगा हुआ है, ताकि वो देखना चाह रही थी कि करंट पैदा होगी तो बल्ब जल जाता। तो बल्ब जलेगा नहीं, उसे वो सोच रही थी कि 2 गैसेस पैदा होंगी। वो कौन सी गैस होंगी, क्वेश्चन अभी पूछा ही नहीं है उसने। फिर उसने बोला कि उसे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि जो इसने यहाँ पे पानी लिया है वो डिस्टिल वाटर यूज़ किया है। ऐसा कुछ बोल रही है। क्वेश्चन क्या पूछा है वो बात कर लेते हैं। कौन सी गैस एनोड और कैथोड पर एक्सट्रैक्ट होगी, ऐसा अमृता को लग रहा है कि कौन सी गैस होनी चाहिए। मैंने बता दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रही होगी। हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव वाला होता है, तो वो नेगेटिव कैथोड पे जाता, O2 नेगेटिव पैदा होती। O2 नेगेटिव कहाँ पे जाती, एनोड पर एक्सट्रैक्ट हो जाती। लेकिन फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये कैसा वाटर है, डिस्टिल वाटर है। तो डिस्टिल वाटर जो होते हैं वो प्योरली न्यूट्रलाइज टाइप होते हैं, उसमें रिक्वायर्ड आयंस प्रेजेंट नहीं होते जो करंट वगैरह पैदा करवा सकें, न्यूट्रल फॉर्मेट में रहेंगे। इसलिए डिस्टिल वाटर में कोई करंट फ्लो नहीं होती, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। वट डिड द बल्ब नॉट ग्लो, वाई डिड द बल्ब नॉट ग्लो, क्यों नहीं हो रहा डिस्टिल वाटर में, क्योंकि डिस्टिल वाटर में रिक्वायर्ड आयंस, जो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट देकर के चीज़ों को अपने आयंस में तोड़ देना, अपोजिट आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और करंट पैदा करते हैं। वो करंट यहाँ डिस्टिल वाटर में पैदा नहीं हो पाएगी, क्योंकि रिक्वायर्ड आयंस ही पैदा नहीं हो पाएंगे, इसलिए करंट पैदा नहीं हो पाएगी, इसलिए बल्ब जल नहीं पाएगा। तो उसने ये बोला कि बल्ब में करंट पैदा करने के लिए इसमें क्या ऐड करना चाहिए अमृता को। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर सकते थे, जनरली एसिड यूज़ कर लेने चाहिए, या स्ट्रॉन्ग बेस भी यूज़ कर सकते थे। HCl H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अगर मैं उसमें ये डाल दूँ तो वो डिस्टिल वाटर पहली बार डिस्टिल नहीं रहेगा, एसिडिक या बेसिक हो जाएगा, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से वो अपने आयंस वायंस में ब्रेक डाउन होने लग जाएंगे, और वाटर को भी वो क्या कर देंगे, प्योर या डिस्टिल वाटर से इम्प्योर कर देंगे। वो अपने आयंस में ब्रेक करके करंट पैदा कर सकता है। तो कौन से चीज़ें मिलाई जानी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम उसमें ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट ना यूज़ करें, सॉल्ट जनरली न्यूट्रल हो जाते हैं। तो एसिड या बेस भी मिला सकते हैं, NaOH KOH भी मिला सकते हैं। 28 नंबर पे के क्वेश्चन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में पहले आपको बिल्कुल बेसिक समझाना पड़ेगा। 10th, ये वैसे 11th स्टैंडर्ड का भी बन गया क्वेश्चन, 28 वाले के लिए एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे। 28 नंबर के क्वेश्चन पे क्लास में तो मैंने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है ये, लेकिन अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अभी इस पर बात नहीं कर रहे हैं।
इसको अलग से आपको टाइट्रेशन समझाना पड़ेगा टेक्निक, तब जा करके आपको 28 वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। 29 नंबर के क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको सारे ही दिख जाएंगे। 2CxHy प्लस 9O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O। ये एक रिएक्शन है। अगर दिख नहीं रहा तो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, HY प्लस 9O2 और 6CO2 प्लस 6H2O। ये कोई हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ही है। जब मैं इसका कंबशन करता हूँ तो CO2 और H2O गैस रिलीज हो जाती है। सबसे पहली बात तो पहला क्वेश्चन उसने बोला x और y क्या क्या है वो बता दो। फिर दूसरी क्वेश्चन में इसने बोला है गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये जो बनेगा वो कौन है उसका आईयूपीएसी नेम बता दो। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फिर उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता दो। और किस एल्कोहल में H2SO4 मिलाने पे ये पैदा करवाया जा सकता है। ऐसे 3-4 क्वेश्चन इसने ऐड कर दिए। पहला सवाल, इसे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन के कितने दिख रहे हैं, 6। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन के 6 होने चाहिए, तो यहाँ पे 3 होंगे तभी तो 3 2 जा 6 हो रहे होंगे। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3। हाइड्रोजन के यहाँ पे 12 है, तो जब हाइड्रोजन के अगर मैं यहाँ 6 लूँगा y की वैल्यू तब जा कर के 12 हो रहे होंगे। अब आप देख लो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी होगी, ध्यान से देखें। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 6। पहले क्वेश्चन का आंसर। और क्योंकि C3H6 है तो क्योंकि ये CnH2n को सेटिस्फाइड कर रहा होगा जो कि एल्कीन है, इसका मतलब ये पक्का प्रोपीन रहा होगा। तो पहला वाला आंसर x और y की वैल्यू ये है। दूसरे वाले का आंसर आईयूपीएसी नेम बता दो, तो सेकंड का आंसर ये हो गया प्रोपीन। फिर तीसरे का क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा है इसने, 3rd नंबर का क्वेश्चन, सॉरी हाँ, किस एल्कोहल से ये बना सकते हैं प्रोपीन। किस एल्कोहल में कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करने पे ये बना सकते हैं। तो देखो 3 कार्बन वाला एल्कोहल तो यही हो सकता है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ 3 H रहे होंगे। कार्बन की 2 वैलेंसी हो गई तो 2 H होंगे, 2 H रहे होंगे। अगर मैं इस एल्कोहल जो कि प्रोपेनॉल है, आईयूपीएसी समझ में आती होगी आपको, अगर मैं इसे कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करूँगा तो यहाँ से OH और पड़ोस वाले से H निकल जाएगा, तो H2O बाहर हो जाएगा, जो कि आपका क्या फॉर्म करेगा, CH3CH और CH2। OH जाने से इस कार्बन की वैलेंसी, H जाने से इन दोनों की एक एक वैलेंसी खुल गई होगी जो कि डबल बॉन्ड से पूरी हो जाएगी, तो प्रोपीन बन जाएगा। तो कौन सा एल्कोहल रहा होगा जिसमें H2SO4 मिलाने पे ये बना सकते हैं, वो रहा होगा प्रोपेनॉल। तो 3rd नंबर का क्वेश्चन ये है आंसर। फिर इसने बोला हाँ, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो जो कि CxHy है, यानी कि CxHy क्या होगा, C3H6। मैं इसे खोल के लिख दूँ, इसका मतलब वो प्रोपीन रहा होगा। तो प्रोपीन की रिएक्शन जब मैं हाइड्रोजन से कराऊंगा निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, रिएक्शन को बैलेंस करके लिख लो। तो बॉन्ड टूटा, दोनों की एक एक वैलेंसी खुल गई, एक H इसको एक H इसको, तो क्या बन जाएगा ये CH3 CH2 CH3। तो ये रिएक्शन लिख के बता दो, 4th नंबर का क्वेश्चन। ये आपका इसका 4th नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो 29th क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं हम, और इसी का B पार्ट भी दिया है इसने, और यही लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा। तो 29th पे बात कर चुके हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या साथ में कॉपी लेके बैठ के लिख रहे होंगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। का B। अच्छा, आपकी जो कॉपीज चेकिंग होनी है वो पूरे स्टेप वाइज मार्किंग होनी है, तो आप मार्क्स कॉपी में आंसर लिखते समय स्टेप्स का ध्यान रखें, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोशिश करें। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ P एंड Q। P और Q के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इसने ये बना रखे हैं। पहले शेल में 2 हैं, 1 2 3 4 5 6। Q एक एलिमेंट है, 2 8 1। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1। P एक एलिमेंट है जिसमें पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 2 6। इसका मतलब जो P है वो ऑक्सीजन रहा होगा, 8 एटमिक नंबर वाला। जो Q है, क्योंकि वो 2 8 1 कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि 2 8 1 किसका होगा, 11 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो सोडियम रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहा है। इफ़ P एंड Q कंबाइन व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल फॉर्म।
क्योंकि सोडियम एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इन दोनों से मिलकर जो कंपाउंड फॉर्म होने वाला है वो Na2O होगा। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, क्योंकि इसे ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए 2 चाहिए। तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो उनसे बनने वाला कंपाउंड कौन होने वाला है, सोडियम ऑक्साइड होने वाला है। पर इसने बोला ये इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच की मोहब्बत और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो Na और O के बीच जो बॉन्ड बनने वाला है वो आयनिक बॉन्ड रहा होगा, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अच्छा, Na और O से मिलकर कंपाउंड बनेगा, उसका फॉर्मूला बताओ। तो Na2 होगा, NaO नहीं हो सकता, NaO2 नहीं हो सकता, NaO3 नहीं हो सकता, Na2O3 नहीं हो सकता, Na2O ही फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इसकी वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे पर ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो वैलेंसी 2 ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 या सी ऑप्शन जो इसने बोला है, द कंपाउंड सो फॉर्म्ड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, इज द रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक, एसिडिक और बेसिक इन नेचर। Na2O को जब मैं एक्वा सॉल्यूशन में डालूंगा तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि NaOH और फिर दूसरा Na और OH, तो ये आपका फॉर्म करेगा 2NaOH। वैसे भी मेटल ऑक्साइड है, ये बेसिक नेचर के ही होते हैं और वाटर में क्योंकि बेस बनाते हैं इसलिए बेसिक सॉल्यूशन ही होगा। तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, एसिडिक या बेसिक, तो आंसर इज बेसिक सॉल्यूशन विल फॉर्म। नेक्स्ट इसने बोला राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन Q एंड एथेनॉल। तो Q में जब आप एथेनॉल मिलाओगे तो क्या होगा, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। Q कौन था, Q कौन है, P ये है, Q था सोडियम। तो सोडियम में जब मैं एथेनॉल मिलाता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि इथेनॉल का फॉर्मूला ये होता है, अगर मैं इसे खोल के लिखता तो इथेनॉल ये बनता है CH3 CH2OH, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। तो जब मैं इथेनॉल मिलाऊंगा तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, एसिडिक नेचर का होता है ये रिएक्शन इस बात को साबित भी करती है कि अल्कोहल एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इससे रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी और यहाँ Na मेटल जुड़ जाएगा और हाफ H2 या हाइड्रोजन गैस विल रिलीज और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक तो ये है, तो क्या बनेगा, रिएक्शन लिख के बता दो तो आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हेन P अंडरगोज बॉन्डिंग विद कार्बन। अगर P की रिएक्शन, P जो है ऑक्सीजन है, अगर वो कार्बन से कनेक्ट करेगा तो बताओ कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा जो इससे रिएक्ट करके बनेगा। तो P ऑक्सीजन था, तो जब वो कार्बन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेंगे, CO2। तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन लगी होगी या O2 लगा होगा, 2O ना लिख के O2 लिख देना, तो C+O2 मिल करके क्या फॉर्म कर देगा, CO2। ये आपका लास्ट हो गया। 28 नंबर के क्वेश्चन टाइट्रेशन पे बेस्ड है, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको ऐड कर दूंगा, बता दूंगा इसमें। बाकी किसी भी डाउट के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी भी, 24/7 आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता दें। बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आपका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।